नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। योगी आदित्यनाथ को डुबोने की पूरी तैयारी है। योगी जी को यह सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन यह कटु सत्य है। योगी ने अपने इर्द गिर्द जिन नौकरशाहों की फौज सजा रखी है, वे सब उन्हें डुबोने में लगे हैं। इसमें कुछ मंत्री भी शरीक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो रही है। इसीलिए जमीन की दशा दुर्दशा पर उनका ध्यान नहीं जा रहा। 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे। यूपी में विकास की जिन योजनाओं के बारे में मोदी ने गरज गरज कर घोषणा की थी, उनमें से एक भी योजना पर काम शुरू नहीं हो पाया। भ्रष्ट नौकरशाहों ने 1 इंच भी काम नहीं बढ़ने दिया। योगी के नौकरशाहों ने विकास योजनाओं के लिए मिले अकूत सरकारी धन की बंदर बांट का जुगाड़ सेट करने के चक्कर में काम आगे बढ़ने ही नहीं दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव में प्रदेश के विकास की कौन सी योजना के पूर्ण होने का जनता के समक्ष दावा करेंगे? एक भी नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा डूबी तो 2024 के आम चुनाव में मोदी भी डूबेंगे और इसके जिम्मेदार होंगे प्रदेश के चरित्रहीन नौकरशाह और दृष्टिहीन सत्ताधीश। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की करीब 50 से अधिक विकास योजनाओं के तहत होने जा रहे अलग अलग निर्माण कार्यों के लिए आवंटित 11,000 करोड़ की विशाल धनराशि को लूटने का इंतजाम करने में भ्रष्ट नौकरशाह लगे हैं। इसीलिए काम आगे नहीं बढ़ रहा। विकास योजनाओं के निर्माण का काम शुरू होने के पहले ही सरकारी धन की लूट के कुचक्र को हम तथ्यात्मक तरीके से उजागर कर रहे हैं। लूट बंदोबस्त में लगे नौकरशाहों और उनके पीछे खड़े नेताओं के हम नाम नहीं बता रहे। उनकी शिनाख्त का काम मुख्यमंत्री और उनके भरोसेमंद अधिकारियों का है। वैसे जनता कुछ चेहरों को जानती है, पहचानती है। आप जैसे जैसे तथ्यों में अंदर जाएंगे, आप उन खास चेहरों को साफ साफ देख पाएंगे। मैंने यह स्टोरी करने के पहले पत्रकारीय मानदंडों का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री के खास शीर्ष अधिकारियों के समक्ष मसले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए और उन पर मुख्यमंत्री और संबद्ध अधिकारियों से जवाब मांगे। लेकिन एक अधिकारी के लघु जवाब के अलावा किसी का कोई जवाब नहीं आया। अधिकारियों ने उस पत्र को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत भी किया या नहीं, यह मुझे नहीं पता। इसके बारे में सूचना देने के सामान्य शिष्टाचार की भी आप नौकरशाहों से उम्मीद नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक नैतिकता के बारे में भाषण देना और उसे अपने चरित्र में उतारना अपने देश में दोनों अलग अलग बातें हैं। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खास अपर मुख्य सचिव आईएएस अवनीश अवस्थी, सूचना महकमे के अपर मुख्य सचिव आईएएस नवनीत सहगल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आईएएस संजय प्रसाद, पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव आईएएस नितिन रमेश गोकर्ण और पीडब्ल्यूडी के सचिव आईएएस समीर वर्मा को तथ्य और सवाल भेजे, लेकिन सबने चालाक चुप्पी साधे रखी। समीर वर्मा ने लघु जवाब दिया, लेकिन उसका भी कोई अर्थ नहीं। वर्मा ने कहा कि आपके सवालों का विस्तृत जवाब जरूरी है। योर क्वेरीज नीड इलैबोरेट आंसर। उन्होंने कहा कि वे इलेक्शन ड्यूटी पर बाहर हैं और 4 दिसंबर को लखनऊ लौटेंगे, तभी वे मेरे सवालों का समुचित जवाब दे पाएंगे। वर्मा ने 4 दिसंबर को लखनऊ आने के बाद मुझे संपर्क करने की सलाह तो दी, लेकिन यह नहीं बताया कि वित्त विभाग की 1 दिसंबर को अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें निर्माण कार्यों का निर्धारित रेट अप्रत्याशित रूप से अधिक बढ़ाने के कुत्सित प्रयासों को निर्णायक शक्ल देने की पूरी तैयारी है। मैंने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र उनके शीर्ष नौकरशाहों के व्हाट्सएप पे 25 नवंबर को भेजे थे। रेट पुनर्निर्धारण को लेकर 26 और 27 नवंबर को वित्त विभाग में बैठक होने वाली थी, लेकिन सवाल उछलने के बाद बैठक टाल दी गई। सारी ताकत जुटाकर दबाव बनाकर अब फिर उस बैठक को 1 दिसंबर को आहूत कराया जा रहा है। इसलिए स्टोरी को समय पर जन अदालत के समक्ष रख देना जरूरी था। अब चलते हैं स्टोरी के विस्तार में। योगी जी की कृपा कह लें
या मौर्य जी का प्रभाव केंद्र सरकार की तकरीबन 50 विकास योजनाओं के तहत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सारे काम पीडब्ल्यूडी विभाग को मिल गए थे। पीडब्ल्यूडी विभाग प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य संभालते हैं। मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री मौर्य दोनों यह जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोई अनुभव नहीं है। 1975 से लेकर आज तक पीडब्ल्यूडी ने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई है। पीडब्ल्यूडी को केवल रोड कंस्ट्रक्शन का अनुभव है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम राजकीय निर्माण निगम, जल निगम की इकाई कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, सिंचाई विभाग या अन्य सरकारी एजेंसियों के जरिए कराया जाता रहा है। लेकिन इन ताजा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकारी निर्माण एजेंसियों को शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि सरकारी एजेंसियां 2018 के निर्धारित रेट पर काम करने को तैयार थी। सत्ता गलियारे में बैठे नौकरशाहों और पीडब्ल्यूडी के अलंबरदारों की मंशा कुछ और थी। नेता नौकरशाहों की चौकड़ी रेट बढ़ाने की कवायद में लगी थी, लेकिन रेट बढ़ाकर काम करने के पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव को वित्त विभाग मंजूरी नहीं दे रहा था। 13 दिसंबर 2019 को वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने यह निर्देश जारी किया था कि ईपीसी मोड यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मोड से काम कराया जाएगा। इसका जीओ यानी शासनादेश भी जारी हुआ था। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के फेज 2 में 6 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण राजकीय निर्माण निगम ने और 2 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण जल निगम की इकाई कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विस ने वर्ष 2018 के निर्धारित रेट के ही आधार पर किया। मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की फेज 3 प्रक्रिया में 13 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण होना है। ईपीसी मोड से काम कराने के शासनादेश को ताक पर रखकर पहले कंसल्टेंट नियुक्त करने का एक नया फार्मूला घुसेड़ा गया। कंसल्टेंट नियुक्ति में खेल करने के बाद ठेकेदार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई, ताकि दोनों तरफ से धन की आमद होती रहे। इस प्रक्रिया में जबरदस्त घोटाला किया गया। ईपीसी मोड से काम कराने के शासनादेश का उल्लंघन कर कंसल्टेंट्स नियुक्त करने का टेंडर जारी कर दिया गया। अपनी पसंद के कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए अधिकारियों ने टेंडर दाखिल करने वाले प्रतिष्ठानों के टेक्निकल बिड के पॉइंट्स प्रकाशित ही नहीं किए और फाइनेंशियल बिड में अधिक रेट कोट करने वाले अपने पसंदीदा प्रतिष्ठान को मनचाहा पॉइंट्स देकर उसे चयनित कर लिया। बरेली में यूनानी मेडिकल कॉलेज के निर्माण में एक दावेदार ने 1.2 करोड़ रुपए का न्यूनतम फाइनेंशियल बिड कोट किया था, लेकिन नौकरशाहों ने 1.95 करोड़ का दर कोट करने वाले दूसरे प्रतिष्ठान को कंसल्टेंट नियुक्त कर लिया। इसमें वही खेल हुआ। टेक्निकल बिड के पॉइंट्स बढ़ाकर सेकेंड लोएस्ट बिडर को फर्स्ट लोएस्ट बिडर बना दिया गया और सबसे कम रेट कोट करने वाले वास्तविक फर्स्ट लोएस्ट बिडर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। टेक्निकल बिड के पॉइंट्स इसी इरादे से सार्वजनिक नहीं किए गए थे। यह इस नायाब जुगाड़ का नायाब उदाहरण है। मजेदार तथ्य यह है कि लखनऊ में बनने वाले अटल मेडिकल विश्वविद्यालय के लिए स्काई लाइन आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट को सलाहकार नियुक्त किया गया, जिसने खैर ख्वाही में 1 रुपए का रेट कोट किया था। जी हां, केवल 1 रुपए। जब यह सवाल उठा कि 1 रुपया रेट कोट करने वाले प्रतिष्ठान के अन्य काम भी नियम के मुताबिक उसी रेट पर तय किए जाएं, तब आनन फानन स्काई लाइन को हटाकर सेकेंड लोएस्ट रेट कोट करने वाले आर्क एंड डिजाइन नामक प्रतिष्ठान को 4 करोड़ रुपए में कंसल्टेंट नियुक्त कर लिया गया, जबकि एक को हटाकर दूसरा कंसल्टेंट चुनने के लिए दोबारा टेंडर आमंत्रित करना चाहिए था। नियम यही कहता है। उल्लेखनीय है कि 2 अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए स्काई लाइन को 2 करोड़ रुपए पर, 2 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपए पर और एक यूनानी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 1 करोड़ 95 लाख रुपए पर कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। योजनाओं पर निर्माण का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन पैसा खाने का इंतजाम पहले से बुन लिया गया।
नियम प्रावधानों को ठेंगे पर रखकर अधिकारियों ने अलग अलग किस्म के काम को अलग अलग विशेषज्ञ कॉन्ट्रैक्टर से कराने के बजाय उसे एक दूसरे के साथ क्लब कर दिया और 3 ठेकेदारों के बीच 18 अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण का ठेका बांटने की पूरी तैयारी कर ली। विडंबना यह है कि उसी 18 काम के लिए सरकार ने 9 कंसल्टेंट नियुक्त किए, लेकिन केवल 3 ठेकेदार चुनने का रास्ता खोला। यह संयोग है या दुर्योग कि 9 कंसल्टेंट्स के बीच प्रत्येक को 2-2 काम और 3 कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच प्रत्येक को 6-6 काम बांट दिए गए। प्रदेश के 18 विभिन्न मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण 3 ठेकेदार कैसे कर पाएंगे और कब तक कर पाएंगे, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह 12 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 7 कंसल्टेंट्स का चयन किया गया, जबकि मात्र 4 ठेकेदार चुनने का रास्ता खोला गया। प्रत्येक ठेकेदार को 3-3 काम बांटने का संयोग ऑब्लिक दुर्योग फिर से सामने आया। नौकरशाहों पर भ्रष्टाचार का बुखार इस कदर हावी है कि लखीमपुर खीरी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए ठेका आमंत्रित ही नहीं किया। 4 ठेकेदारों में 12 काम बांट दिए, एक और बचा तो उसे छोड़ दिया। ऐसी भीषण अराजकता मची है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का ध्यान कहीं और है। अलग अलग काम को एक साथ जोड़ने या क्लब करने का अधिकार नौकरशाहों को है ही नहीं। यह अधिकार केवल कैबिनेट में निहित है, लेकिन यह पूछने वाला कौन है? गरीब और श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। यह विद्यालय लेबर सेस के धन पर खड़ा होगा, लेकिन श्रमिकों का पैसा हड़पने में भी नौकरशाहों को शर्म नहीं आती। अटल आवासीय विद्यालय की ड्राइंग एंड डिजाइन राजकीय निर्माण निगम ने तैयार की थी। दिसंबर 2019 में ही श्रम विभाग ने इसे अप्रूव कर दिया था और फाइनेंस कमेटी से मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ने दिया गया। काम दाम के कुचक्र में फंस गया। ईपीसी मोड को ताक पर रख दिया गया और पीडब्ल्यूडी ने कंसल्टेंट के नाम पर करोड़ों रुपए का वारा न्यारा कर दिया। नौकरशाहों की वजह से सरकार किस तरह हास्यास्पद स्थितियों में फंसती है, इसका नायाब उदाहरण है लखनऊ में अटल मेडिकल विश्वविद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2019 में ही लखनऊ में अटल मेडिकल विश्वविद्यालय के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इसके लिए धन का आवंटन भी हो गया था, लेकिन 1 वर्ष हो गया, काम शुरू नहीं हुआ। काम के शुरू होने की बात तो छोड़िए, पीडब्ल्यूडी ने आज तक इसके लिए टेंडर ही आमंत्रित नहीं किया। इसकी वजह न योगी पूछेंगे और न मौर्य बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले ही साल उत्तर प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से विकास की तकरीबन 50 योजनाओं के निर्माण की घोषणा की थी। इसमें विभिन्न जिलों में 14 मेडिकल कॉलेजों, 18 अटल आवासीय विद्यालयों, 1 अटल मेडिकल विश्वविद्यालय और 1 यूनानी मेडिकल कॉलेज समेत करीब 50 योजनाएं शामिल थी। विकास योजनाओं के निर्माण का 60% खर्च केंद्र को और 40% खर्च प्रदेश सरकार को वहन करना था। मोदी की मंशा यही थी कि विधानसभा चुनाव आने के पहले कुछ महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का काम पूरा हो जाए, लेकिन काम पूरा क्या, काम शुरू भी नहीं हो पाया। अब चुनाव मैदान में उतरने के पहले मोदी और योगी प्रदेश की जनता को उन विकास योजनाओं के बारे में क्या बताएंगे? क्या वे प्रदेश की जनता को यह बताएंगे कि भ्रष्ट नौकरशाहों ने दाम के चक्कर में काम नहीं होने दिया और बेड़ा गर्क कर दिया? क्या मोदी और योगी यह बताएंगे कि विकास योजनाओं के निर्माण की नोडल एजेंसी रही राजकीय निर्माण निगम और जल निगम की इकाई कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विस को काम नहीं देकर करीब 20,000 इंजीनियरों और हजारों अन्य कर्मचारियों को बेरोजगार होने के रास्ते पर क्यों धकेल दिया गया? यह दुखी जमात विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ क्या सलूक करेगी? चलिए योगी जी इतना ही बता दें कि प्रदेश सरकार ने इन विकास योजनाओं के निर्माण की ड्राइंग और डिजाइन जब सरकारी एजेंसी से तैयार करा के
केंद्र सरकार से मंजूरी ले रखी थी, तब फिर से ड्राइंग एंड डिजाइन के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने और इस पर करीब 250 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने की क्या जरूरत थी? क्या योगी जी अपने उप मुख्यमंत्री और अपने चहेते नौकरशाहों से पूछेंगे कि ईपीसी मोड पर काम कराने का शासनादेश ताक पर रखकर जनता के पैसे को छत विक्षत करने का क्या औचित्य था? जब प्रदेश सरकार कार्यस्थल का सर्वे करा चुकी हो, सॉइल टेस्टिंग हो चुकी हो और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इवैल्यूएशन फाइनेंस कमेटी यानी ईएफसी की औपचारिक मंजूरी मिल चुकी हो, तब कंसल्टेंट नियुक्त करने पर 250 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च क्यों किए गए? यह कौन पूछेगा और कौन बताएगा? ईपीसी मोड के प्रावधानों के मुताबिक जो काम कॉन्ट्रैक्टर्स को करना था, उसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर अलग से कंसल्टेंट क्यों नियुक्त किए गए? जबकि नौकरशाहों को भी यह पता है कि थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल चेक या तकनीकी भाषा में कहें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन नियमतः केवल इंजीनियरिंग कंपनी ही कर सकती है। तब इसके लिए अलग से कंसल्टेंट्स नियुक्त कर सैकड़ों करोड़ रुपए बहाने की क्या जरूरत थी? यह कौन पूछेगा और कौन बताएगा? भ्रष्ट नौकरशाहों ने विकास योजनाओं का क्या हश्र किया, इसका विभत्स परिदृश्य आपने देखा। लेकिन एक बहुत चलताऊ डायलॉग है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। नौकरशाहों के कुकृत्य और भ्रष्टाचार की विभत्सता के कुछ दृश्य अभी बाकी हैं, उसे भी देखते चलिए, ताकि अपने देश के तंत्र में लगे दीमक आप मार भले ही न पाएं, लेकिन उन्हें रेंगते हुए और देश को कुतरते हुए तो आप देख पाएं। आपने यह जान लिया कि साल भर बीत गया, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। काम शुरू नहीं हुआ, पर रेट को ऊंचे से ऊंचा तय कराने में नौकरशाहों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सरकार ने जिस काम के लिए यानी 65,000 स्क्वायर मीटर के निर्माण का रेट 240 करोड़ रुपए तय कर रखा था, उसे बढ़ाकर 340 करोड़ करने के लिए पीडब्ल्यूडी जी जान से जुटा है। काम शुरू करने में इसीलिए देरी की जा रही है ताकि योगी जी चले जाएं और भोगी जी आए तो खुलकर सरकारी धन को आराम से लूटा जा सके। खूबी यह है कि 240 करोड़ रुपए के निर्धारित दर पर सरकार की ही 2 निर्माण एजेंसियां क्रमशः 6 और 2 यानी 8 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कर चुकी हैं। 8 मेडिकल कॉलेज इसी वर्ष से अपना काम शुरू कर देंगे। यही वजह है कि फंड भक्षण के विशेषज्ञ खिलाड़ियों ने इस बार सरकारी निर्माण एजेंसियों को ही सीन से आउट कर दिया और पीडब्ल्यूडी को सारा काम देकर रेट बढ़वाने पर जुट गए। मोदी और योगी की विकास पुरुष की छवि बिल्ड न हो पाए, उसके लिए बिल्डिंग बनाने वाले सरकारी उपक्रमों को काम देने के बजाय रोड बनाने वाले विभाग को सारा ठेका दे दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्म और धर्म स्थल गोरखपुर में 250 करोड़ के खर्च पर बन रहे वेटनरी कॉलेज का काम पीडब्ल्यूडी को 350 करोड़ रुपए में दे दिया था। लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम में पीडब्ल्यूडी की अपरिपक्वता को देखते हुए योगी ने उसे वापस पूर्व की सरकारी एजेंसी को दे दिया। सरकारी एजेंसी फिर उसी निर्धारित रेट पर वेटनरी कॉलेज का निर्माण कर रही है। योगी के इस फैसले से यह साफ हुआ कि वे नौकरशाहों का खेल समझते हैं। इसके बावजूद योगी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहे? यह उनकी विवशता है या उनकी लापरवाही? यह तो योगी ही बता पाएंगे, पर इतना तय है कि उनकी विवशता या उनकी लापरवाही उन्हें 2022 के चुनाव में डुबोने के लिए पर्याप्त है। नमस्कार, जय हिंद।